हाय एवरीवन, वेलकम टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई की आपको जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने पेड वालों के लिए रिकॉर्ड करी हुई है, बैच वालों को रिकॉर्ड करी हुई है, और ये मैं अब आप लोगों के लिए दैट इज ऑन यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि अच्छा भाई ये टीचर ऐसे पढ़ाता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको पसंद आता है माय वे ऑफ टीचिंग तो आप अकॉर्डिंगली हमारे बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम जो है आज के लेक्चर में पूरा डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कवर करने वाले हैं। इलास्टिसिटी मैंने अलग से जो है आपको एक अलग लेक्चर में कवर किया है, सो दैट जो है एक हम डिटेल में पढ़ सकें, क्योंकि इन चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके सेबी पेपर में। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर ऐसे ही हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियोस चाहिए प्लस लाइव डाउट सेशन भी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको CA Raman Luthra Classes.com पे जाना पड़ेगा या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। Hi everyone, this side Vaibhav Oberoi and I will be teaching you economics for your examination. And I have done my BCom honors from SRCC, Sri Ram College of Commerce, and I have also completed my law from Delhi University itself. तो बेसिकली ये मेरे क्रीडेंशियल्स थे, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा कोई, बट सो दैट बस आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई जो बंदा हमें पढ़ा रहा है क्या वो इतना कैपेबल है या नहीं, क्योंकि वो एक डाउट रहता है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की जो क्लास है वो हमारी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में है, जिसमें हम प्रॉपर बेसिक्स पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। मैं आपको एक प्रॉपर थॉरोली पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ पर डिटेल्स में जाना बनता होगा मैं वहाँ पर डिटेल्स में जाऊँगा, जहाँ पर नहीं बनता होगा वहाँ पर समझ लेना कि हमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें सारा कवर कर लूँगा डिमांड एंड सप्लाई का, एक्सेप्ट द इलास्टिसिटी पार्ट, क्योंकि इलास्टिसिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गेम है। तो इसीलिए जो है हम इलास्टिसिटी को अलग से एक क्लास में जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बेसिकली जो आज की क्लास है इट इज़ अबाउट हमारी डिमांड एंड सप्लाई, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, चलो पहले हम डिमांड को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, देन हम सप्लाई को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, एंड देन दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ेंगे। तो डिमांड देखो, एज द नेम इज सजेस्टिंग, डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज की बेसिकली मांग करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर चीज क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम नटशेल में पढ़ रहे हैं, हम यूनिसन में पढ़ रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, इवन दो ये माइक्रो का टॉपिक है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना कि हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ रहे हैं मैक्रो पे, पर हम माइक्रो में रहे हैं। बट मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर कमोडिटी को डिफाइन नहीं करूंगा कि हम पूरे चैप्टर में बस इसी की बात कर रहे हैं, वो कोई भी एक कमोडिटी हो सकती है। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई अराइज क्यों होती है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बेसिकली लेकर चलूं कि आपका जो ये एग्जामिनेशन में पेपर है इकोनॉमिक्स, ये पेपर क्यों आया, तो इकोनॉमिक्स एक रीजन की वजह से आई। वो रीजन क्या है, देखो हम बीइंग अ ह्यूमन हमारी नीड्स एंड वांट्स है, एंड ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो नीड्स एंड वांट्स पूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं होंगी तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन लाइफ ऑब्वियसली। तो ऐसे में वो नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं आपके रिसोर्सेज से, जो कि हमारी सोसाइटी या हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करवाता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल वाले। अब वो रिसोर्सेज जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड इन नेचर है। वो कैसे इन नेचर है, लिमिटेड इन नेचर है। लेकिन उन रिसोर्सेज की हेल्प से जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, वो नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड इन नेचर में। तो भैया जिस चीज से हम अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी कर रहे हैं वो लिमिटेड इन नेचर, और हमारी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड इन नेचर। तो ये मिस मैच की वजह से हमें आज इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, ये फैक्ट है। क्योंकि इकोनॉमिक स्टडी इसकी करता है कि कैसे सोसाइटी या फिर ह्यूमन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हमारे रिसोर्सेज के कैसे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ कैसे यूज कर रहे हैं सो दैट उनकी नीड्स एंड वांट बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेटिस्फाई हो सके। तो बेसिकली नीड्स क्या होती हैं, नीड्स आर द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जब भी हम नीड्स की बात करते हैं, नीड्स इज लाइक जरूरत, वांट इज लाइक इच्छा।
तो हमारी जरूरत क्या है? बेसिक फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर, बेसिक क्लोथिंग, यही है। रोटी कपड़ा मकान बचपन से सुनते आए हैं हम लोग। देन उसके बाद अगर हम वांट्स की बात करते हैं, तो वांट्स आर द थिंग्स दैट वी फील विल इंप्रूव आवर लाइफ्स, बट वी डू नॉट रियली नीड दीज थिंग्स टू सर्वाइव। अब वांट्स में आ जाती हैं आपकी इच्छाएं। अब रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है ना यार। उसके बाद आज की डेट में हमें कोई भाई बढ़िया गाड़ी भी चाहिए। आज की डेट में हमारा फुली फर्निश्ड हाउस भी होना चाहिए। आज की डेट में हमारा जो है अच्छा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, ये सब। तो अ लग्जरी कार, अ लेटेस्ट स्मार्टफोन, कॉन्सर्ट टिकट्स टू योर फेवरेट आर्टिस्ट शो, डिजाइनर क्लोथ्स, एसेसरीज, ये सारी हमारी जरूरतें नहीं है, ये हमारी इच्छाएं हैं। तो ये फर्क हो जाता है हमारा नीड्स एंड वांट्स में। ठीक है। उसके बाद वांट्स जो होती हैं, दे आर द थिंग्स दैट वी फील वी इंप्रूव आवर लाइफ्स विद, but we do not really need these things to survive, like all the luxuries in life are not needed but want। जैसे अगर आप देखो, एक जेल में जब एक बंद होता है कैदी, क्या उसको लग्जरीज प्रोवाइड कराते हैं? अनलेस एंड अनटिल वो कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है, आई डोंट थिंक सो उसको कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। बट वो सर्वाइव कर लेता है ना। बल्कि मोटा ही होके आता है, यहाँ से पतले जाते हैं चोर, वहां से मोटे होके आते हैं। तो हमें हमारी सर्वाइवल के लिए तो बेसिक चाहिए, बाकी हमने अपनी इच्छाएं इतनी जोड़ दी हैं तो क्या ही कर सकते हैं। Normally, needs are not satisfied fully, even of a person with abundant wealth, and that very thing gives rise to economics। मतलब जिसके पास, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ले लीजिए आप, अबंडेंट वेल्थ है कि मतलब उसको दूसरी बारी सोच, वो चीजों का प्राइस भी ना पूछे, इतना पैसा है उसको। जितनी मर्जी महंगी चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की महंगी से महंगी चीज ला दो, मुकेश अंबानी उसको खरीदने का दम रखता है बिना प्राइस पूछे। मतलब इससे ज्यादा बंदा क्या इच्छा रखेगा पैसों की है। तो बेसिकली क्या होता है, नीड्स जो होती हैं हमारी वो कभी फुलफिल नहीं होती। नीड्स एंड वांट्स दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। जिसके पास अंधा पैसा भी है उसकी भी नीड्स एंड वांट्स कभी पूरी नहीं होंगी, एंड दिस इज फैक्ट। और इसी वजह से इकोनॉमिक्स बनी है। इकोनॉमिक्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस दैट पीपल वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, दैट आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या हो गया? स्कार्स मतलब स्केर्सिटी, तो आपको पता होगा। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, स्कार्स रिसोर्स। तो फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स, वन नीड टू कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, बट दीज आर मेड थ्रू रिसोर्सेज। The problem is that needs and wants are unlimited in nature and resources are limited in nature। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है ना यार। अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड इन नेचर होते, तो क्या लगता है कि आप और मैं यहाँ पर बैठ के इकोनॉमिक्स पे इतनी चर्चा कर रहे होते? ऑब्वियसली नॉट। हमारे रिसोर्सेज ही लिमिटेड इन नेचर है, तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमी क्लास, ये सब आप देखते हो ना कि मतलब कम पैसे में बेस्ट यूज, वहां पर इकोनॉमिक्स अभी तक आप यूज करते आए हो कि यार ये तो बड़ा इकोनॉमिकल हो गया, ये वर्ड्स आप बोलते हो तो वो सेम ही है, सेम चीज को बता रहा है। भाई लिमिटेड चीज में जब बेस्ट चीज हो जाए, तो यही इकोनॉमिक्स का सारा सार है, समराइज है। दिस इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। The study of economics is about how the society chooses to use these scarce resources in order to satisfy their unlimited needs and wants। This gives rise to problem of choice। ये किसको राइज देता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? हमें चूज करना पड़ेगा कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ये नहीं है कि हर रिसोर्स का एक एक ही यूज है, कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूज, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज में भी यूज हो सकता है। वुड, वुड से आप पेपर बना लो या फर्नीचर बना लो। तो रिसोर्सेज के बड़े सारे यूजेस भी हैं, तो हमें चूज करना पड़ेगा हम कहाँ की तरफ इसको यूज करें। ठीक है। अब आता है स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का आपस में क्या रिलेशन। स्कार्सिटी का मतलब तो हो गया शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी की सप्लाई शॉर्टेज में है उसके कंपैरिजन ऑफ डिमांड में। एंड चॉइस जो है, जो आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा, चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी, सो दैट पीपल यूज दो रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। As the person has to make choice of how to use limited resources, so one to give up something in order to acquire something। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है भैया, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, और इसी कंसेप्ट का नाम होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम होता है इसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कुछ पाने के लिए क्या आपने खोया, वो खोए वाले की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। That means if a person has three job offers, job offer A offering 80,000 per month, B offering 70,000, C offering 60,000। If the person chooses option A, अगर वो option A चूज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चूज कर, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो B था।
जो 70 दे रहा था, ए वाला 80, ये 70। तो ये जो 70,000 है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, लिमिटेड है। The problem of choice lies at the very heart of economics, which is the study of how individuals and society choose to allocate scarce resources. For example, जैसे लैंड जो है स्कार्स, अब एक पीस ऑफ लैंड अगर किसी के पास है तो उस पर आप फैक्ट्री भी बना सकते हो, उस पर आप घर भी बना सकते हो, उस पर आप गेहूं भी उगा सकते हो, उसको आप ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन लैंड तो एक है, सारी चीजों के लिए यूज नहीं हो सकता, तो आपको चॉइस मेकिंग यहां पर करनी पड़ती है। as we can sorry for that as we can see, the problem is not only that resources are scarce, another problem exists in form of alternative uses, जो मैंने आपको बताया। The resources can be used in varied ways, which turns the problem of choosing from bad to worse. Obviously हमारी जो प्रॉब्लम ऑलरेडी बैड चल रही थी उसको उसने और वर्स बना दिया कि चलो रिसोर्सेज लिमिटेड तो थे, अब उन रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस भी हैं। Due to limited resources, complete satisfaction is not achieved by human beings as their wants are unlimited, but allocating the given resources efficiently, humans can achieve maximum satisfaction that could be gained from given resource. तो हर बारी एक रैशनल इंसान यही कोशिश करेगा कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूसेज उसका करूं। Thus, the choice has to be made regarding the allocation of resources in such a way that maximum satisfaction can be achieved from the resources. इसी को बोलते हैं economizing of resources। क्या बोलते हैं इसको? economizing of resources। economizing of resources का मतलब ये है कि resources का बेस्ट यूज करना, मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज उससे लेना। This allocation of resources gives an interesting concept known as production possibility curve। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के बड़े सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, डिपेंड करता है किस पे हम कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो वो जो वेरिड कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आते हैं, जब हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। So a production possibility curve is a graphical representation that shows the combination of two goods that can be produced with given resources। ठीक है, एक तो हमारे रिसोर्सेज गिवन है और यहां पर हम सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे, उससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे, सो दैट हमारा कंसेप्ट जो है वो एक लिमिटेड नेचर का रहे, वो ज्यादा मुश्किल ना बने। तो a production possibility curve is a graphical representation that shows combination of two goods that can be produced with given resources। इट शोज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। ट्रेड ऑफ एसोसिएटेड विद एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड नेचर है, दो गुड्स हमारे सामने है, तो हम किस पे कितने रिसोर्सेज लगाएं सो दैट उसकी उतनी प्रोडक्शन निकल के आए। अब पीपीसी के लिए जो है हमें कुछ एजम्पशंस का पालन करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सम एजम्पशंस। द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। सबसे पहली एजम्पशन, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स बन रहे हैं। द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल ऑफ द टू द इकोनॉमी आर फिक्स्ड एंड गिवन। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली जो रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको मैं मैक्रो में भी पढ़ाने वाला हूँ, उस सब की बातें होती हैं। एंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द इकोनॉमी आर फिक्स्ड एंड गिवन। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो हमें फैक्टर्स को सेम रखना पड़ेगा। हमें पता नहीं चलेगा ना किस से फिर चेंज हो रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ रिसोर्सेज को चेंज करना चाहते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे हमने सारे एक ही बारी में लगा दिए। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट की। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो दोनों गुड्स अच्छे से नहीं बनाते। एंड दिस इज द शेप ऑफ पीपीसी। ये हमारे पीपीसी की शेप है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस शेप को बोलते हैं हम कॉनकेव शेप। कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन। एक कॉनकेव एक गुफा टाइप बना रही है, ऐसे करके जा रही है ना। ठीक है, तो बेसिकली देखो, एक तो सबसे पहली बात ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है, देखो नीचे की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं। तो अगर वो नीचे की तरफ जा रही है
तो इसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है, क्योंकि अगर हम देखो, हम जितना लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे एक्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, मतलब जो इस पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाना मतलब वो बढ़ता है, उतना ही वाई वाले पे जो गुड आ रहा है उसकी प्रोडक्शन गिरेगी। रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है और सारे हमने एक बारी में लगा दिए। तो अगर हमें एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे से रिसोर्सेज हटा के इस पे लगाने पड़ेंगे ना। समझे बात कि नहीं समझे? जैसे अगर मेरे पास 20 लेबर है, मैंने पहले सारी एक ही गुड पे लगा दी थी, अब मैं सोच रहा हूँ दूसरे गुड की भी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, अब लेबर तो 20 है तो मैं बाहर से तो कहीं से ला नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी गुड से उठा के उस वाले पे लगानी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। तो मेरा एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दैट इज वाई हमेशा नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा हमारा। दूसरा रीजन है कि ये कॉन्केव क्यों है। कॉन्केव का रीजन है ये, हमारे रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। तो अगर वो एक जो हमारे रिसोर्स हैं वो अगर एक गुड अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मैं उनको वहां से हटा के किसी ऐसे गुड की तरफ लगा रहा हूं जिनमें उनकी प्रोफिशिएंसी नहीं है, जिनमें वो एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उनकी एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस वो गिरेगी, जिसकी वजह से हमारा सेक्रीफाइस हर बार बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो एक गुड है ए, एक गुड है बी, तो पहले मैंने सारे रिसोर्सेज ए पे लगा दिए थे तो वो 20 यूनिट्स निकल के आ पाई, बी की 0 बना रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ यार बी की मुझे एक तो बनानी चाहिए, तो मैंने कुछ रिसोर्सेज डाले, इसकी गिर गई कुछ प्रोडक्शन। मैंने कहा यार बी के तो एक बहुत कम हो जाएगा, एक और बना लेते हैं। अब इसकी 17, अब देख सकते हैं यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर -2। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी गिरती जा रही है हमारे रिसोर्सेज की। अब हमारे रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिर रही है तो हमें हर बार सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा पहले वाले से, तो दैट हम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकें अगले प्रोडक्ट। इसकी वजह से ही जो आपका शेप मिलता है पीपीसी का वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं हम एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो दी अबव डायग्राम डिपिक्ट्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, और ये पीपीसी क्या बताता है? ये मैक्सिमम है, जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय होंगे तब जाके हम इतना बना पा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय नहीं होंगे तो हम कहीं यहां पर लाई कर रहे हो, पीपीसी अभी भी उतना ही रहेगा, हम यहां पर लाई कर रहे हो, पीपीसी नहीं शिफ्ट होगा कहीं नीचे आ जाए। कहीं लोगों को लगता है कि भाई पीपीसी नीचे आना चाहिए क्योंकि हम फुली एफिशिएंटली नहीं, पीपीसी कैपेबिलिटी बता रहा है। तो अगर हम हमारे रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज भी कर रहे हैं, कैपेबिलिटी थोड़ा ना कम हो जाती है हमारी, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगी, कैपेबिलिटी तो अभी भी उतनी रहेगी ना। तो इट ओनली टेल्स यू अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन या कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो कि सिर्फ दो रीजन से ही चेंज हो सकती है। एक, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या डाउनग्रेड हो जाए तो कैपेबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, डाउनग्रेड पे कम और अपग्रेड पे बढ़ जाएगी, या फिर हमारे रिसोर्सेज ही बढ़ जाए। कई बार होता है कि ये माइनिंग और ये सब करते करते हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। कई बार होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो होती रहती है तो उससे कैपेसिटी बढ़ती है। आज के टाइम में जीडीपी इतना क्यों आता है इंडिया का? सिंपल सी बात है भाई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, यहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लेबर, कैपिटल, एक्सेट्रा। तो द अबव डायग्राम डिपिक्ट्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी विद द गिवन सेट ऑफ assumption. If production combination which is being produced by economy currently lies on PPC, अगर कोई अभी जो उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन अगर चल रही है इकोनॉमी की, वो पॉइंट, वो कॉम्बिनेशन पीपीसी के ऊपर आ रहा है, सपोज करो Z, तो इसका मतलब है कंट्री जो है या इकोनॉमी जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे बना रही है मैक्सिमम, इससे ऊपर वो जा नहीं सकती। और अगर वो नीचे कहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा ही होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा हो तो हम कहीं नीचे लाई कर रहे होते, ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना यार, एजम्पशंस ने हमें रोक रखा है, तो वो अनअटेनेबल बोलता है। जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट्स होते हैं और जो अंडर होते हैं पॉइंट्स, वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगला कंसेप्ट आ जाता है हमारा माइक्रो वर्सेस मैक्रो। ठीक है, अब माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अब माइक्रो वर्सेस मैक्रो देखो, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। जब माइक्रो, एज द नेम इज सजेस्टिंग, माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स स्टडी और माइक्रो लेवल की स्टडी हो रही है, मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल पे स्टडी हो रही है। तो जब हम हमारे इकोनॉमिक एलिमेंट्स की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, वो भले ही ह्यूमंस हो सकते हैं, वो भले ही बिजनेस हो सकता है, वो भले ही गवर्नमेंट हो सकती है, उनकी हम चॉइस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज देखते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, तो इसी को हम छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक एक यूनिट को अलग अलग स्टडी कर रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर और बिजनेसेस पे जो फोकस करते हैं। और इसी को अगर मैं एग्रीगेट लेवल पे पढ़ूं, मतलब सारे कंज्यूमर्स को एग्रीगेट कर दूं, टोटल करके एक ही कंज्यूमर मानूं और तब बिहेवियर की स्टडी करूं, तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेनली क्या क्या आता है आपका? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिफरेंस जरा हम पढ़ लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर in decision making and allocation of resources. It comprises market of goods and services and deals with economic issues. तो individual level पे जहां पर स्टडी होती है वो माइक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है विच स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल, सबको इकट्ठा करके एक यूनिट मान के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। इश्यूज अंडर स्टडी एंड स्कोप। अब माइक्रो में हम मेजर क्या क्या इश्यूज स्टडी करते हैं? डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मोर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इशू लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एंड मोर, मनी सप्लाई एंड मोर। लेवल ऑफ स्टडी, ये इंडिविजुअल लेवल की स्टडी है, पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी है, पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टडी है, ये होल इकोनॉमी की स्टडी है। ठीक है, इसमें सारी मार्केट्स कवर हो जाती हैं एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंट, ये यूजफुल है प्राइस रेगुलेशंस के लिए, अलॉन्ग साइड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का क्या प्राइस है, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक लेवल पे, पूरी इकोनॉमी लेवल पे स्टडी है, पूरी इकोनॉमी को सिंगल यूनिट मान के स्टडी करा जाता है, तो ये इकोनॉमी के बारे में बताता है। चर्न आउट वेज टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अपस्केल एन इकोनॉमी एंड सॉल्व द मेजर इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो कैसे हैं आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। एक में इंफॉर्मेशन आपने निकाली, एक की स्टडी करी, वो दूसरे को हेल्प करती है। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे डिमांड की तरफ, विच इज बेसिक्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इस बेसिक्स ऑफ डिमांड्स में क्या होता है? देखो, डिमांड दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट डिमांड और एक होती है इफेक्टिव डिमांड। एब्सोल्यूट डिमांड का मतलब क्या होता है? जो बंदा अपनी डिजायर रखता है कि सर्टेन गुड्स मैं आगे जाके ये खरीदूंगा, ठीक है, बट इट डज नॉट कंसिडर द पेइंग कैपेसिटी। वो पेइंग कैपेसिटी नहीं देखता, बस वो ये देखता कि भाई मेरी इच्छा है कि एक दिन मेरे पास अपना पर्सनल एरोप्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिमांड इज अ डिजायर और नीड फॉर सर्टेन गुड्स, but it does not consider the paying capacity of the individual. Some might want to have luxuries, but its ability to pay is too low or non-existent for that good. और जो हमने डिमांड पढ़नी होती है वो होती है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कि इट इज द विलिंगनेस, डिजायर एंड एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू पे फॉर कमोडिटीज। ठीक है, एक तो मन में इच्छा भी है उस चीज को खरीदने की, दूसरा जेब में पैसा भी है। जहां पर आपकी इच्छा मीट्स योर पेइंग कैपेसिटी, इट बिकम्स इफेक्टिव डिमांड। Consumers to purchase various quantities of good at each possible price during a period of time. Demand for good implies the consumer's desire to acquire the good, the willingness and the ability to pay for it. ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जो है डिफरेंट हम क्या क्या वो डिमांड रख सकते हैं। एक्चुअल में कितनी खरीद रहे हैं हम उससे कंसर्न नहीं है, एक्चुअल में कितनी खरीद रहे हैं हम उससे कंसर्न नहीं है। हम हैं कि डिफरेंट प्राइसेस पे, जैसे प्राइस 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, उसकी जो क्वांटिटी है वो हो गई आपकी 15, 12, 9, 6। तो ये डिफरेंट प्राइसेस पे क्या डिमांड कर रहा है, इसको हम डिमांड बोलते हैं। कितनी क्वांटिटी खरीदने की इच्छा भी रखता है और जेब में पैसा भी रखता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें डिजायर भी आ गई और एबिलिटी भी आ गई। अब आते हैं डिमांड शेड्यूल पे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको ये टेबल बना के दिया, इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं।
तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड थ्रू टेबल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्या डिफरेंट क्वांटिटी वो डिमांड करता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क है। डिमांड का मतलब होता है, देखो अभी हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी, एट ईच पॉसिबल प्राइस। ये पूरा जो मैंने लिखा है ये पूरा डिमांड है। डिमांड शेड्यूल टेबुलर कर दिया तो डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल कर दिया तो डिमांड का। लेकिन अगर सिर्फ एक प्राइस पे देख रहा हूं तो ये हो जाता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड पे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर हम बाकी के सारे फैक्टर्स सेम रखें और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को चेंज करें तो वी सी कि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, सेम गुड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस पेरिपस। क्या बोलते हैं हम इसको? सिट्रस पेरिपस। जब हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिट्रस पेरिपस। Whenever the price of a commodity falls, its demand by consumer rises and vice versa. ऑपोजिट, देखो प्राइस यहां पर इंडिपेंडेंट है, डिमांड उस पर डिपेंडेंट है, नॉट द अदर वे राउंड। आपको बता दूं, नॉट द अदर वे। प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड उस पर डिपेंडेंट है। तो जब भी प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, एंड जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी। लेकिन आपको बाकी के फैक्टर्स जो हैं कांस्टेंट रखने हैं। और ये क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा क्यों होता है इनवर्स रिलेशन? इसके बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक हो गया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो जो उसका सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट मतलब उसी का कॉम्पिटिटर है। जैसे चाय का जो है प्राइस गिर गया, उसका कॉम्पिटिटर कॉफी है, तो कॉफी जो पीते थे वो कहेंगे यार चाय सस्ती होगी वहां चलते हैं, तो सब्सटीट्यूशन से डिमांड बढ़ गई ओवरऑल। दूसरा इनकम इफेक्ट, ठीक है, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ बट ये आएगा नहीं। इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि आपके कमोडिटी का प्राइस गिरा तो अब एक कंज्यूमर अपनी सेम इनकम में उस कमोडिटी का ज्यादा खरीद सकता है। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर बढ़ना, तो इनकम इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट तो है ही है, प्राइस गिरेगा तो और कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, उनके बजट में नहीं आ रहा था। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो अब हमने अदर फैक्टर्स को छेड़ा ही है, जरा हम अदर फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे मेन फैक्टर कौन सा हो जाता है इसमें? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहला और सबसे, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि एक इनवर्स रिलेशन होती है बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा जब प्राइस गिरेगा, और कंज्यूमर जो है डिमांड कम कर देगा जब प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कंज्यूमर की इनकम। अच्छा, अगर कंज्यूमर की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंज्यूमर की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुड है वो दो टाइप्स में बढ़ जाता है। एक होता है नॉर्मल गुड और दूसरा होता है आपका इंफीरियर गुड। ये अगली क्लास वाले में भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपका नॉर्मल गुड और दूसरा होता है आपका इंफीरियर। तो द डिमांड फॉर गुड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल। जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, सपोज करो इनकम बढ़ गई, ठीक है, लेट करते हैं कि सपोज करो एक कंज्यूमर की जो है इनकम बढ़ गई, तो जब भी उसकी इनकम में राइज होगा, इंक्रीज होगी, तो उसके नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है और उसके इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल दूं, चिकन एंड मटन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पर ना थोड़े से बुलेट चलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं या लोग, तो यू नो आप लोगों के पास भी अगर है बुलेट तो वो तो शांत बाइक बनाई नहीं गई है, ऐसा सीन है। तो इनकम जब भी बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल चिकन एंड मटन, अब सपोज करो किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, डबल हो गई इनफैक्ट, तो अब वो कह रहा है मैं चिकन नहीं खाऊंगा भाई ये 200-300 वाला, अब मैं मटन खाऊंगा भाई 700-800। तो उसकी इनकम बढ़ते ही चिकन की डिमांड कम कर दी उसने और मटन की डिमांड बढ़ा दी, तो मटन उसके लिए नॉर्मल गुड है और चिकन उसके लिए इंफीरियर गुड है। तो जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के साथ वो नॉर्मल गुड, और जिसका इनवर्स रिलेशन होता है वो इंफीरियर गुड। अब ये ना एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है। अब हो सकता है उसके लिए चिकन इंफीरियर हो गया,
बट जिसकी इनकम नहीं बढ़ी उसके लिए अभी भी चिकन नॉर्मल गुड हो। समझ रहे हैं बात? तो ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होता कि ये गुड हमेशा नॉर्मल ही रहेगा या ये वो ही रहेगा। ग्रेटर द इनकम ऑफ पीपल, ग्रेटर विल बी देयर डिमांड फॉर गुड्स। When there is rise in the income of people, the demand increases and the whole of demand curve shifts upward. अब ये शिफ्ट क्यों हुआ ये सब अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये सब लिखा हुआ है, जब भी इनकम बढ़ती है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, देयरफॉर वो बढ़ा। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ, बट मैंने इंफीरियर के लिए भी आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले पे, विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में भी आपके दो आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी, लाइक पेन एंड पेंसिल, लाइक टेलीविजन एंड रेडियो, लाइक मेट्रो एंड बस, ऐसा। तो डिमांड फॉर अ गुड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक गिवन गुड लेंगे और सब्स्टिट्यूट गुड लेंगे, या फिर गिवन गुड लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस की इनकी बात करेंगे हम और डिमांड की इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो कैसा रिलेशन निकल के आता है वो देखते हैं। ये शिफ्ट पे मत जाना अभी, मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू विल रीड द नोट्स लेटर आपको समझ आ जाएगा। शिफ्ट मैंने अभी आपको बताना है। तो हमेशा याद रखना कि एक पॉजिटिव, एक डायरेक्ट रिलेशन रहती है सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में और गिवन गुड के डिमांड में। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ले लेते हैं गिवन गुड में टी, यहां पर ले लेते हैं कॉफी और कॉम्प्लीमेंट्री में ले लेते हैं शुगर। ठीक है, जैसे टी और कॉफी आपस में सब्स्टिट्यूट है, चाय नहीं तो कॉफी। ऑप्शन में भी ये रखते हैं ना, क्या लेंगे चाय या कॉफी। ठीक है, गरम या ठंडा। ठीक है, मतलब वो तो चलो ऐसे हो गया। तो जब भी कॉफी का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब टी सस्ती हो जाएगी कंपैरिजन में कॉफी के। इवन तो टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट कंपैरिजन में तो टी सस्ती हो जाएगी, तो कॉफी ड्रिंकर्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स टी, तो उससे टी की डिमांड बढ़ेगी। तो एक डायरेक्ट रिलेशन रहती है सब्स्टिट्यूट्स में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी, और जब भी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होगा गिवन गुड की डिमांड कम होगी। ठीक है, अगर यही हम कॉम्प्लीमेंट्री जो दोनों एक साथ यूज होते हैं, जैसे मैंने क्या बात करा, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, उसके अलावा पेन एंड इंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो दोनों एक साथ यूज होते हैं एक ही नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इनमें हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन रहती है, नेगेटिव रिलेशन हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो शुगर का प्राइस बढ़ गया, चीनी महंगी हो गई, तो लोग चाय पीना भी कम करेंगे, क्योंकि फीकी चाय कई लोगों को पसंद नहीं आती। तो अगर मतलब, अब वो एग्जाम्पल्स मत देना कि सर फीकी पी लेंगे या ये वो एक्सेट्रा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो वेन एवर द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस, चीनी महंगी तो चीनी कम कर देंगे लेना, चीनी कम करेंगे तो चाय फीकी पियेंगे, नहीं तो चाय भी कम कर देंगे। तो हमने देखा इनवर्स रिलेशन है, शुगर का प्राइस बढ़ते ही टी की डिमांड कम, या शुगर का प्राइस कम होते ही टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला फैक्टर आता है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, देखो कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज का ना मार्केट में फैशन चल रहा होता है, उसकी प्रेफरेंस चल रही होती है, उसकी टेस्ट चल रहा होता है, तो वो भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर आई बिलोंग टू वेस्ट दिल्ली, तो वेस्ट दिल्ली में मोमोज बहुत चलते हैं, तो मोमोज का टेस्ट है अभी लोगों में, तो प्राइस चेंज ना होने के बावजूद डिमांड बढ़ती रहती है। लड़कियां हर संडे पहुंच जाती हैं, हर दिन पहुंच जाती हैं। तो देर आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन चेंज वन टेस्ट एंड प्रेफरेंस दैट कॉज पीपल टू वांट टू बाय मोर और लेस ऑफ अ प्रोडक्ट। द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल ब्रिंग अ शिफ्ट इन। अच्छा, ये शिफ्ट को अभी छोड़ दो, अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट ये बात याद रखिए कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर प्राइस को लेकर। तो वंस एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर कैन ऑल्सो अफेक्ट अ मच ऑफ प्रोडक्ट वन इज विलिंग टू एंड एबल टू बाय। अगर वो कह रहा है कि उसका फेवरेबल चेंज होने वाला है फ्यूचर में उस कमोडिटी का, वो प्राइस से रिलेटेड या किसी भी और चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो उसकी अभी की डिमांड गिरेगी। जैसे सपोज करो कि इफ आई गो टू बाय वेजिटेबल्स
और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वेजिटेबल्स का जो प्राइस है वो आगे जाके गिरने वाला है, स्पेशली सपोज करो टोमेटोज की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी उसकी डिमांड कम कर दूंगा अगर मेरे को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिरेगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा ना जब सस्ता हो जाएगा। सिमिलरली एसी, मैं सोच रहा हूँ यार अभी नहीं, अभी तो पीक चल रही गर्मी की, थोड़ा सा वो हो जाए तो मैं तब खरीदूंगा। तो जब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ फेवरेबल मेरे हित में चेंज होने वाला तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा। और अगर मैं सोचूं कि यार मेरे अगेंस्ट चेंज हो सकता है फ्यूचर में, तो अभी मैं बढ़ा दूंगा कि भाई जब अगेंस्ट हो जाएगा तब खरीद नहीं पाऊंगा तो अभी ले लो। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन दी मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते हैं मार्केट में तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। जैसे गुड़गांव देख लो, पहले गुड़गांव बंजर होता था, फिर ऑफिसेज बन गए, वहां पर लोगों का रेसिडेंस बढ़ गया, तो जब नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो वहां पर शॉप स्कूल की डिफरेंट डिफरेंट, तो डिमांड बढ़ गई कमोडिटीज। उसके बाद आते हैं डिमांड फंक्शन पे। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन बेसिकली इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो हम डिमांड को dx से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डिमांड को हम फंक्शन ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम ऐसे लिखते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस कॉमा इनकम कॉमा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कॉमा टेस्ट कॉमा प्रेफरेंस कॉमा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा। तो ये फंक्शन ऑफ इन सारा फैक्टर्स होता है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो नॉर्मली प्राइस पे रहता है, तो इसलिए हम इसको प्राइस के रिलेशन में ऐसे करते हैं। अब वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है आपको, एक डिमांड फंक्शन दे देगा, बोल देगा प्राइस इतना है तो डिमांड बताओ। जैसे उसने आपको दे दिया dx इज इक्वल टू 5 - 2p। अब वो कह रहा है प्राइस जो है वो सपोज करो 1 है, तो मेरे को ये बताओ डिमांड कितनी होगी। तो आपने p की जगह बस 1 डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिमांड होगी 3 यूनिट्स। और इनवर्स रिलेशन देखिए, देखो प्राइस 2 करूंगा डिमांड 1 हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन डिपिक्ट होगी अपने आप। px जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो dx है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद आता है डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व क्या होता है? मैंने आपको बताया, कर्व जहां पर भी बोल दे तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्या डिमांड हो रही है, जब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स बनाकर, तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, जिसमें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा जो है क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई जाती है, वाई एक्सिस पे प्राइस। और डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑब्वियसली होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, जितना लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिमांड बढ़ेगी और तभी बढ़ेगी जब प्राइस कम होगा, इनवर्स रिलेशन। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद डिमांड कर्व इज अ लाइन ग्राफ यूटिलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स दैट शोज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ गुड और सर्विस विल बी परचेज्ड एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कि हमारे डिमांड कर्व में कैसे चेंजेस होते हैं, कब हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा राइट या लेफ्ट, या कब हम सिर्फ उसी पे घूमेंगे, शिफ्ट नहीं हो। देखो हमने पढ़ा है कि बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, तो प्राइस को एक जगह रखते हैं और अदर फैक्टर्स, वो भले ही इनकम हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो, प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, प्राइस और रिलेटेड गुड हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, वो सारे एक जगह डाल दिए हमने। और सिर्फ प्राइस, क्योंकि प्राइस एक मेजर डिटर्मिनेंट है, हमने पढ़ा है ये चीज। तो अ चेंज इन प्राइस कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इट कैन आइदर बी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। तो जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जो कि दो टाइप की हो सकती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब पता है, बढ़ना। तो जब भी प्राइस गिरने से डिमांड बढ़े उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, और प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरे उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हैपेंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, इट कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, वी से दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये देखो, जब हम इस पॉइंट पे थे सपोज करो, अब इस पे प्राइस 10 था, क्वांटिटी 55 थी। अब जैसे ही 10 से 12 हुआ प्राइस, हमारी डिमांड कम हो गई 55 से 40, तो हम ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, हम किस पे चले जाएंगे, अपवर्ड मूव। ये एक अपवर्ड मूवमेंट हुई अलोंग द डिमांड। क्या डिमांड कर्व हिला अपनी जगह से? वो तो अभी भी वही कर्व है, लेकिन बस हम उसी पॉइंट, उसी डिमांड कर्व पे ऊपर चले गए। ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये हमेशा प्राइस बढ़ने से ही होगा। और इसी का उल्टा हो गया एक्सपेंशन इन डिमांड, जिसमें प्राइस गिरा, देख सकते हैं आप 10 से 7 हुआ
तो हमारी डिमांड बढ़ गई 55 से 75, तो हम नीचे की तरफ आ गए, एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड। तो याद रखना अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड। डिमांड कर्व इज ड्रॉन टू शो द रिलेशनशिप, ये सब हमने पढ़ी लिया है, ठीक है। और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, जिसमें हमारा पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। फर्क समझना, मूवमेंट कब होता है, जब प्राइस की वजह से हो, अदर फैक्टर्स की वजह से हो तो चेंज इन डिमांड। तो मूवमेंट किस में होता है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ये फर्क पता होना चाहिए, बहुत ही बारीक सा फर्क है, ठीक है। और ये अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होना, से इट इज इनकम, प्राइस और रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन, या कुछ भी अदर एक्सेप्ट प्राइस, उसको छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो तो हमारा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। और वो डिमांड कर्व राइटवर्ड भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब होगा, जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड बढ़ती है, फेवरेबल चेंज होता है जब। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और इससे हमारा जो वो होता है डिमांड का, वो पूरा राइटवर्ड हो जाता है, देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज करो पहले प्राइस ये था, डिमांड चल रही थी क्यू, अब प्राइस तो अभी भी उतना है लेकिन इनकम बढ़ गई, अब वो सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड करेगा, तो अब ये कहीं बाहर आ जाएगा। तो इससे एक हमारा नया डिमांड कर्व डेराइव हो जाएगा, D1, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जब हमारा अनफेवरेबल चेंज हो अदर फैक्टर्स में, इनकम कम हो गई, रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, एक्सेट्रा वट एवर द थिंग इज, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड कम हो जाती है और उससे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। प्राइस सेम पे डिमांड कम, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये था आपका पूरा डिमांड का। अच्छा, इसके रीजंस मैं बता दूं, देखो एक्सटेंशन का तो एक ही है, प्राइस कम होना, कॉन्ट्रैक्शन का एक ही है, प्राइस बढ़ना, ठीक है। शिफ्ट का, राइटवर्ड शिफ्ट का बड़े सारे रीजन है, जैसे कि अगर मैं बात कर सकता हूँ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर नॉर्मल गुड के कंसर्न में, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंफीरियर गुड के कंसर्न में, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और फेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, और इसी के उल्टे फैक्टर्स कर दोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बन जाएंगे। अगला आता है बेसिस ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, सप्लाई में अभी तक हम डिमांड जो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब प्रोड्यूसर पे आ गए। सप्लाई रेफर्स टू कि डिफरेंट प्राइसेस पे प्रोड्यूसर कितनी प्रोडक्शन या कितने गुड्स मार्केट में बेचने की सोच रहा है, एक्चुअल में बेच रहा है नहीं, सेल की बात नहीं हो रही, सप्लाई। तो इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन गुड or a service that suppliers are willing to offer to consumers at various possible price at given period of time. Willing to offer, actually offer. Quantity supplied refers to specific amount of a commodity offered for sale on a particular price at a particular time. तो डिमांड के एकदम ऑपोजिट चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए समझना इजी हो जाए। सप्लाई शेड्यूल ऑब्वियस सी बात है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसे सप्लाई शेड्यूल, यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी, प्राइस है 2, 4, 6, क्वांटिटी सप्लाइड है 10, 15, 20। जी हाँ, डायरेक्ट रिलेशन होती है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको अगेन हम सिट्रस पेरिबस के वर्ड से बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में सिट्रस पेरिबस आया तो समझ जाओ वो कह रहा है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। As the price of a good rises, the suppliers will supply more of that good, and as the price of good falls, the supplier will supply less of that good. देखो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि कंज्यूमर्स आर पेइंग लेस फॉर दैट गुड, तो वो ज्यादा प्राइस, ज्यादा सप्लाई क्यों देगा यार, बात समझो। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिर रहा है तो वो ज्यादा सप्लाई क्यों बढ़ाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना कि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ेगी तो वो ज्यादा बेच पाएगा, उसकी विलिंगनेस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल सेल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमेशा एक कंफ्यूजन रह जाती है। तो बेसिकली हमारी कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल सा लॉजिक है, देखो जब भी प्राइस गिरेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा ना, तो वो क्यों चाहेगा कि मैं कम प्रॉफिट में ज्यादा बेचूं ना, वो चाहेगा कि एक बार प्राइस बढ़ जाए फिर मैं बेच लूंगा, प्रॉफिट मोटिव है उसका। सप्लाई फंक्शन, जब हम उसको उसके फैक्टर्स को, और सॉरी सप्लाई को उसके फैक्टर्स के फंक्शन में तोड़ देते हैं तो इट बिकम्स सप्लाई फंक्शन, मैथमेटिकली पूरा रिलेशनशिप जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी पढ़ेंगे। सप्लाई कर्व ऑब्वियस सी बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा उनकी विलिंगनेस बढ़ेगी ज्यादा सप्लाई करने की क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया. Supply curve is upward sloping as it follows the law of supply, which states that there is direct relationship between the price of a good and quantity supplied of the good. That is, as the prices go up, quantity supplied increases, and as the prices go down, quantity supplied decreases. We know it. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे. सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस तो मेजर कंपोनेंट होता ही है. तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, प्राइसेस अप सप्लाई अप, प्राइसेस डाउन सप्लाई डाउन. और ये मैंने रीजन बता दिया प्रॉफिट का मोटिव. एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर सप्लायर सोच रहा है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो अभी सप्लाई कम रखेगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है एक बार बढ़ गया तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं ना, तो मैं तब ज्यादा बेच लूंगा. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, सप्लाई वो बढ़ाएगा अभी करंटली, क्योंकि उसको पता है आगे जाके प्राइस गिर जाएगा तो भाई अभी बेच दो जितना बेचना. ठीक है. अगला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कुड ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस, द फार्मर्स वुड टेंड टू ग्रो मोर व्हीट ऑन द राइस. देखो, रिलेटेड गुड का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उनके लिए वो वाला गुड जो है, इसमें सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल है, क्योंकि उसके लिए क्या सब्सटीट्यूट, वो यूज थोड़ी ना कर रहा है, उसको तो दोनों ही बनाने हैं. ठीक है, तो इसमें सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एक साथ पढ़ते हैं. तो अगर सपोज करो किसी रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ गया जो वो बना रहा है, तो उसके लिए वो प्रॉफिटेबल हो गया, वो अपने रिसोर्सेज वहां शिफ्ट करेगा तो गिवन गुड की सप्लाई कम हो जाएगी. तो इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस, द फार्मर टेंड टू ग्रो मोर ऑफ व्हीट देन राइस, तो राइस की सप्लाई गिर जाएगी. दिस वुड पोटेंशियली डिक्रीज द सप्लाई ऑफ राइस इन द मार्केट, एंड ओवरऑल प्राइस इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्रोडक्ट सप्लाई द मोस्ट. तो जिसका बेसिकली प्राइस बढ़ेगा उसकी सप्लाई बढ़ाने की सोचेगा और अपने वाले की गिर जाएगी गिवन गुड, इवन दो उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ था. जैसे दो प्रोडक्ट हैं एक्स एंड वाई, अगर सपोज करो वाई का प्राइस बढ़ गया तो एक्स की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि वो कोशिश करेगा मैं वाई ज्यादा बेचूं, उसका प्राइस बढ़ गया, मेरे को उससे ज्यादा प्रॉफिट हो. अगला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम प्राइस ऑफ इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं. तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो सप्लाई कम करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा, रिड्यूस होगा. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकता है, टोटल रेवेन्यू सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो हम रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद टेक्नोलॉजी, अगर उसके बाद कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लग जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगा वो और ज्यादा. अब वो कम कॉस्ट में ज्यादा बना पाएगा, जिससे वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा. ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, कई बार फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई तो सप्लाई बढ़ जाए, जैसे टैक्स कम हो गए, जैसे सब्सिडीज मिल गई, तो वो उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ेगा. अगर यही स्ट्रिक्ट हो जाए और मुश्किल हो जाए, टैक्स बढ़ जाए, सब्सिडीज ले ले वापस, तो कम कर देगा. शिफ्ट एंड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व इज सेम लाइक योर डिमांड. सिंपल सी बात है, शिफ्ट कब होगा? ऑब्वियसली जब अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो शिफ्ट होगा. और मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा. तो अ प्राइस चेंज इन प्राइस कॉजेज मूवमेंट अलोंग सप्लाई का अपवर्ड, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, क्योंकि बढ़ रहा है वो तभी होगा जब प्राइस बढ़ेगा. तो प्राइस बढ़ने पे जब सप्लाई बढ़ जाए तो ये होता है आपका एक्सपेंशन, और जब प्राइस गिरने पे सप्लाई गिर जाए तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड. उसके बाद शिफ्ट इन सप्लाई कब कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्राइस को छोड़कर किसी भी और फैक्टर, वो आउट इनपुट्स का हो, टेक्नोलॉजी का हो, कुछ भी हो, तो जब भी आपके प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब उल्टा हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई. When the quantity of a commodity supplied changes due to change in non-price factor, the supply curve does not extend or contract but shifts entirely. ये जो सेम हमने कंसेप्ट उसमें पढ़ा था इसमें भी सेम है. ठीक है. उसको हम बोलते हैं, मूवमेंट वाले को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. और इसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई.
ये फर्क पता होना चाहिए, जैसे डिमांड में हमने पढ़ा था। शिफ्ट भी जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये हमने देख लिया। राइटवर्ड कब होगा? जब अदर फैक्टर्स की, अदर फैक्टर्स में डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी हाथ लगना, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड एक्सेट्रा। फाइनली हमारा लास्ट कंसेप्ट आया था विच इज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम बेसिकली एक बेस्ट पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है? आपकी बेस्ट पोजीशन होती है किसी चीज की। ये यू है, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बेस्ट पोजीशन कहाँ? जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बेस्ट पोजीशन जहां पर उसको अपना गिवन क्वांटिटीज में मैक्सिमाइज कर पा रहा है प्रॉफिट। और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस्ट पोजीशन कहाँ? जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड है, मतलब उनकी डिमांड सप्लाई आपस में इक्वल होगी। तो उस पे जो प्राइस डिसाइड होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, और ऐसे एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है उसकी डिमांड एंड सप्लाई से, और उसकी क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम को। So a market is in equilibrium if at the market price the quantity demanded is equal to quantity supplied. The price at which the quantity demanded is equals to quantity supplied is called equilibrium price or market clearing price, and the corresponding quantity is equilibrium quantity. अब इनमें जब चेंजेस होंगे, जब शिफ्ट होगा, देखो अब ये अपने आप होता है इक्विलिब्रियम, हम नहीं डिसाइड करते। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो अगर प्राइस यहाँ होता तो उस पर डिमांड होती इतनी और उस पर सप्लाई होती इतनी, ठीक है, ये सप्लाई होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो एक्सेस सप्लाई में क्या होता? सप्लायर्स सप्लाई ज्यादा करने की सोच रहे हैं उस प्राइस पे, और डिमांड जो है कम आ रही है, तो उनकी प्रोडक्शन में इन्वेंट्री बढ़ जाएगी खामखा। जितना उन्होंने बना के रखा उतना बिक ही नहीं रहा, क्योंकि विलिंगनेस है तो इसका मतलब उन्होंने एक्चुअली प्रोड्यूस भी उतना किया होगा, तो उनका बिक ही नहीं रहा। तो वो क्या करेंगे? वो डिस्काउंट देना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? प्राइस नीचे आना स्टार्ट होगा। प्राइस नीचे आना स्टार्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, और वापस वहीं आके रुक जाएंगे जहाँ इक्विलिब्रियम। और अगर प्राइस यहाँ पर होता है जहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो इस सिचुएशन पे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पे, कंज्यूमर्स खरीदना ज़्यादा चाहते हैं, इतनी प्रोडक्शन है नहीं या इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं। कंज्यूमर्स क्या कहेंगे? ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, भाई उसको ना मिले मुझे मिले, मेरे को चाहिए। तो ऐसे में धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिमांड कम कम होती जाएगी जिसके ओवर बजट हो रहा है, अल्टीमेटली वहीं आके रुक जाएंगे जहाँ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टडी वेल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।